यूक्रेन के डेनवर शहर में माइकोलो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी नास्त्या के साथ रहता है। नास्त्या एक कलाकार है और उसे ड्राइंग और वुड कार्विंग करना पसंद है। वो माइकोलो के लिए एक लकड़ी की परी बनाती है। माइकोलो एक मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इकोलॉजिस्ट का टीचर है जो वहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ाता है और वो वहाँ अपनी साइकिल से जाता है। उसके घर के बाहर शांति के निशानी के रूप में एक सफेद रेवन का पंजा है जो एक प्राचीन कहानी का हिस्सा थी जिसके दिल में लोगों के लिए दया थी और वो उनके लिए खाना भी लाती थी। इस काम में उसने अपने पंख खो दिए थे। अब स्कूल के ब्रेक में माइकोला टीवी पे देखता है यूक्रेन के कैपिटल शहर में रूस में मारे गए लोगों के कारण प्रदर्शनकारियों ने देश पे हमला कर दिया है। अब क्लास में माइकोलो को एक स्टूडेंट इवान द्वारा परेशान किया जाता है जो सोचता था कि उसका टीचर अजीब और अजनबी है, लेकिन माइकोला उस पे गुस्सा नहीं करता। एक दिन अपने काम पे जाते वक्त रास्ते में कुछ सैनिकों को देखता है मगर उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और जब वो स्कूल पहुंचता है स्कूल खाली देख के चौंक जाता है और टीवी पे पाता है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। अब थोड़ी देर पहले देखे गए सैनिकों को याद करके माइकोलो जल्दी से अपने घर जाता है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। रूसी वहां नास्तिया की पिटाई कर रहे थे और माइकोलो को भी पकड़ लेते हैं। अब सैनिकों की सुनिश्चित करने के बाद कि ये जासूस नहीं है, वो घर में आग लगा देते हैं और वहां से जाने लगते हैं मगर नास्तिया उस पे पत्थर फेंक के अटैक करने की कोशिश करती है। तभी वो सैनिक उसे गोली मार देते हैं। माइकोला अपने घर को जलते देखते हुए अपनी पत्नी से चिपक जाता है। अब घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के दो सदस्य उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और उनकी पहचान करने के बाद कि वो निर्दोष नागरिक है, वो नास्तिया के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं और उसे अपने अड्डे पे ले जाते हैं। मगर माइकोला जाने से पहले अपनी पत्नी की आखिरी निशानी वो लकड़ी की पड़ी को अपने साथ ले जाता है। अब बेस का ऊंचा अधिकारी एक अजनबी के आने से खुश नहीं होता क्योंकि वो एक जासूस भी हो सकता है, लेकिन माइकोलो ये कह के खुद को साबित करता है कि वो सेना में शामिल होना चाहता है और रूसी सैनिकों को देश से बाहर निकालना चाहता है। तब से माइकोला को मुश्किल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जहां उसके शरीर को थका देने वाला ट्रेनिंग दिया जाता है और हथियारों को डिसेंबल असेंबल करना उसे सिखाया जाता है। ये करना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि उसने ये पहले कभी नहीं किया था और वो अपना कोड नेम रेवन चुनता है। अब वो और हार्ड ट्रेनिंग करता है और उस परी को अपने पास रखता है ताकि वो अपनी पत्नी के मौत का बदला लेने का उद्देश्य को कभी ना भूले। अब कुछ हफ्ते बाद ट्रेनिंग देने वालों को लगता है कि उन्हें और स्नाइपर्स की जरूरत पड़ेगी और सेना इस काम के लिए लोगों की तलाश करती है मगर बहुत से इसके लिए तैयार नहीं होते। मगर माइकोला तुरंत वॉलंटियर बनने की पेशकश करता है मगर ट्रेनी उसे मना करता है, इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए एक चुनौती लेता है और 20 सेकंड के अंदर AK-47 को अलग करके दोबारा उसे एक कर देता है। अब सभी उसके लिए ताली बजाते हैं और उसको रेवन कह के बुलाते हैं। स्नाइपर की ट्रेनिंग में माइकोलो के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स आसान था। वो पहले टेस्ट में भी अच्छा था जहाँ की उसके पास में ही शूट किया जाता है। वो तब भी वहाँ शांत पड़ा रहता है मगर जब शूटिंग की बात आती है वो उसमें अच्छा नहीं करता क्योंकि किसी कारण से उन्होंने उसे हर किसी से अलग हथियार दिया है जो कि उतनी अच्छी नहीं थी और जब भी माइकोलो इस बात के लिए कहता है उसे उसी से काम चलाने के लिए कहा जाता है। अब अगला टेस्ट रात में होता है जब ट्रेनी एक फ्लेयर चलाता है, उनको उसकी रोशनी में निशाना लगाना था। सभी के शूट करने के बाद भी माइकोलो ने शूट नहीं किया था। एक बार दूरी का पता लगाने के बाद वो अंधेरे में शूट करता है और उसका निशाना बिल्कुल टारगेट पे लगता है। इससे माइकोला को ज्यादा स्कोर मिलता है और उसे फर्स्ट क्लास स्नाइपर की श्रेणी में रखा जाता है। अब अपने पहले मिशन के लिए माइकोला और उसके साथियों को रूसियों द्वारा कब्जा किए गए एक चेक पॉइंट को अपने कब्जे में लेना होगा। अब टीम बिना पता चले उस एरिया में घुस जाती है और हर एक को एक टारगेट दिया जाता है, लेकिन जब वो शूटिंग करने वाले होते हैं उन्हें शूटिंग को रोकना पड़ता है क्योंकि एक नागरिक की कार चेक पॉइंट पे आती है। अब रूसी सैनिक उन नागरिकों को बाहर आके पासपोर्ट देने को कहता है। अब वो सैनिक पासपोर्ट उन्हें वापस नहीं देता। ये देख के माइकोलो की टीम तुरंत उन पे हमला कर देती है और रूसी सैनिकों को तुरंत मार दिया जाता है और उस लड़के को भी मार देते हैं जो उस औरत को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा था। अब मिशन खत्म होता है और बाद में उस चेक पॉइंट पे यूक्रेन का झंडा लगा दिया जाता है। जब वो अपने बेस पे लौटते हैं तो माइकोलो को पता चलता है कि उसके नए साथी एक दूसरे मिशन पे चले गए। अब वो उस टाइम को अपने स्कूल में जाके बिताता है जहाँ वो काम करता था। अगले दिन जब दूसरी टीम आती है तो माइकोलो को एक दुखी खबर मिलता है कि उसका दोस्त एक रूसी
रूसी स्नाइपर के हाथों मारा गया, जिसे देख के माइकोला काफी गुस्से में होता है। अब अगले दिन माइकोला की टीम बहुत सारा विस्फोटक पेड़ों के पीछे छुपा देती है और खुद घासों में छुप के उनका इंतजार करती है। अब रूसी सैनिक जंगलों में दिखाई देते हैं। अब माइकोला गोली मारने से हिचकिचाता है क्योंकि वो देखता है कि इवान रूसी सैनिकों के साथ मिल गया है। अब जब कैप्टन उसे गोली मारने का आदेश देता है तब माइकोला उस डेटोनेटर को मारता है, जिससे ब्लास्ट में इवान और उसके साथी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। बाद में माइकोला और कैप्टन अपने घर को याद करते हैं। कैप्टन अपने साथ अपनी फैमिली की फोटो रखता है और बताता है कि उसने अपनी पत्नी से वादा किया है कि वो अपनी बेटियों को अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए उसकी बेटियों को लगता है कि उसके डैड एक व्यापारी हैं और वो बाहर गए हुए हैं। और मैकोला वो लकड़ी की पड़ी दिखाता है, ये बताते हुए कि ये उसके परिवार की निशानी है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनी सेना सीमा से खाइयों को सुरक्षित करने का प्रबंध करती है, इसलिए स्नाइपर रूसी सैनिकों का इंतजार करते हैं। अब मैकोला देखता है कि वो सैनिक भी वही है जिसने उसकी बीवी को मारा था और बदला लेने के लिए वो कैप्टन से अनुमति मांगता है, मगर वो उसे मना करता है क्योंकि अब ये अटैक करने का सही समय नहीं था। मगर मैकोला बात नहीं मानता और गुस्से में उस सैनिक को मार देता है, लेकिन एक छुपे हुए दुश्मन स्नाइपर को अपना लोकेशन दे देता है, जो कि तुरंत शूट करता है और कैप्टन को मार देता है। अब मैकोला उसके शरीर को गोलियों के बीच से जैसे तैसे निकालता है और घंटों बाद मैकोला उसे वापस बेस पे ले जाता है। अब उसका सीनियर कहता है कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर की जांच होगी, उसका पता लगाएंगे और जब भी उसे ढूंढ लेंगे तुम्हें सौंप देंगे, उसके बाद तुम देखना उसके साथ क्या करना है। इस बीच मैकोला अपने आप को कैप्टन की मौत का जिम्मेदार मानता है और अकेले मिशन में जाने का फैसला करता है और दो स्नाइपर को मार के गिराता है और इस मिशन पे उसके हाथ पे गोली लगती है। अब मैकोला एक सीक्रेट जगह पे छुप जाता है जहाँ की वो आराम कर सके और अपने घाव को ठीक कर सके। अब उसे एक जरूरी कॉल आता है और ये पता चलता है कि सेना ने कैप्टन को मारने वाले स्नाइपर के ठिकाने को खोज लिया है, इसलिए मैकोला को वापस आना होगा। मिशन शुरू होने से पहले अब तक जुटाई गई सारी जानकारी जवानों को बता दी जाती है कि उस रशियन स्नाइपर ने 5 यूक्रेनी स्नाइपर और 3 मशीन गनर को मारा है और उसका नाम सारी है, और वो सभी हत्याओं को रिकॉर्ड करता है और यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए पोस्ट भी करता है। इसी से उसकी लोकेशन का पता चला था और जहां दुश्मन छुपा है वहां माइंस नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक रासायनिक प्लांट है। जब मिशन शुरू होता है सभी यूक्रेनी सैनिक अपने पोजीशन पे आ जाते हैं और मैकोला रेंगते हुए अंदर जाता है और उसे जो पहला सैनिक मिलता है वो दूसरा आदमी था जिसने उसके घर पे हमला किया था और वो कहता है तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था, मगर मैकोला उसे मार के अपने टीम को हमला करने को कहता है। वो बिना किसी हलचल के सभी को मार गिराते हैं। अब सारी को लेके केवल 2 स्नाइपर बचे हैं। अब उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए वो चेक करने जाते हैं और उसे बॉडी मिलती है और दूसरी तरफ माइकोला धीरे से इमारत के नीचे को चला जाता है। अब सारी बैकअप के लिए कॉल करता है और दूसरे सैनिक को निगरानी रखने के लिए कहता है। अब सारी जैसे ही अपने पोजीशन पे लौटता है वो लकड़ी की पड़ी को देख के चौंक जाता है, तभी माइकोला ऊपर से कूद के उसे चाकू से मार डालता है और दूसरे सैनिक को एक ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। अब सारी ने जिस बैकअप को बुलाया था वो वहां आते हैं और जैसे ही वो वहां आते हैं यूक्रेनी स्नाइपर उन पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और तुरंत ही सभी को मार डालते हैं। अब माइकोला ने अपनी पत्नी और अपने दोस्त और कैप्टन के बदला ले लिया था, इसलिए वो नास्तिया के कब्र पे जाता है और वहां गिरे हुए क्रॉस को ठीक करता है और जल्दी ही वो अकेले एक नए मिशन पे जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।